हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने पास्ट ईयर क्वेश्चंस में 2001 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। उससे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। कल के क्वेश्चंस में हमने देखा कि एक क्वेश्चन जो पहला ही क्वेश्चन है उसमें काफ़ी सिली मिस्टेक हुई है पढ़ाने में। उसका आंसर सी है, तो एक बार वो क्वेश्चन जाके चेक कर ले, वहाँ पे कमेंट भी कर दिया है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी वहाँ पे करेक्टली पुट कर दी है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो मेक श्योर करें कि वो आप एक बार जाके ज़रूर चेक कर लें। प्रीलिम्स पास है एंड ऐसी सिली मिस्टेक हमारी तरफ से नहीं होनी चाहिए थी। रियली सॉरी उसके लिए, एंड वो वीडियो एक बार जाके ज़रूर चेक करें, ठीक है। तो आइए 2001 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन, इन व्हाट वे डज द इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, इंडियन पार्लियामेंट की बात हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ हमारा? एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन सिंपल की तरफ है, बट मेक श्योर करें कि कोई भी सिली मिस्टेक ना हो इसमें। हम पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए, थ्रू कंसल्टेटिव कमिटीज ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज। यहाँ पे जब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई, जब हमारी एग्जीक्यूटिव की बात ऑलरेडी हो गई है, तो वेरियस मिनिस्ट्रीज अपने आप में कंसल्टेटिव कमिटीज बना के अपने ऊपर ही एक कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो ये ऑप्शन काफ़ी इनकरेक्ट है, लॉजिकली भी सोचे तो काफ़ी इनकरेक्ट है। बट ऐसा ना हो जल्दी जल्दी के चक्कर में हम ए मार्क करते हैं और आगे चलता बने, ठीक है। कंसल्टेटिव कमिटीज जो मिनिस्ट्रीज के अंडर बनती हैं वो अपने लिए एक डिसीजन पे पहुंचने के लिए बनती हैं, एंड ना कि पार्लियामेंट का कंट्रोल एक्सरसाइज होता है इससे एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। जो हमारा बी स्टेटमेंट है, बी ऑप्शन है, थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज, ये ठीक है। पार्लियामेंट्री कमिटीज के थ्रू, चाहे वो स्टैंडिंग कमिटीज हों चाहे एडहॉक कमिटीज हों, दो टाइप की कमिटीज होती हैं, स्टैंडिंग और एडहॉक। इन दो टाइप की कमिटीज के हेल्प से जो हमारा पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक कंट्रोल बनाए रखता है, एक चेक एंड बैलेंस बनाए रखता है। कुछ इंपॉर्टेंट हमारी वॉचडॉग कमिटीज हैं, जैसे एस्टिमेट्स कमेटी के ऊपर काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, और भी दो तीन कमिटीज काफी इंपॉर्टेंट है, वो आप चेक करें। 3 वॉचडॉग कमिटीज हैं, उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कौन सी 3 वॉचडॉग कमिटीज आपके हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव में हेल्प करती है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, बाय मेकिंग द एडमिनिस्ट्रेटर सेंड पीरियोडिक रिपोर्ट्स। ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, एंड इस मैकेनिज्म के थ्रू हम जो हमारी पार्लियामेंट है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल इफेक्टिवली नहीं कर सकती। एंड ऐसा कोई भी मैकेनिज्म बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे रूल्स में, लोकसभा या राज्यसभा के रूल्स में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। थोड़ा सा आर्बिट्री है ये, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जो डी है हमारा, बाय कंपेलिंग द एग्जीक्यूटिव टू इशू रिट्स, ऐसा तो होता ही नहीं है। दिस स्टेटमेंट इन इटसेल्फ इज फॉल्स, सो ये ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। सो आंसर इज ऑप्शन बी, थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ सॉइल इरोजन फ्रॉम द फॉलोइंग। कभी कभी क्या होता है, इसमें एक ध्यान देने वाली चीज ये है कि काफी क्वेश्चन हमें लगता है हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा हुआ। सॉइल इरोजन के बारे में तो हमें आइडिया ही नहीं है, हमें पढ़े बहुत टाइम हो गया, या मेरी ज्योग्राफी वीक है, तो ये तो हमें इसके बारे में पता करना बड़ा मुश्किल है। बट फिर भी एक बार हमें ऑप्शंस को देखना चाहिए, ऑप्शंस को बड़े ध्यान से समझना चाहिए कि ऑप्शंस हमारे क्या कह रहा है। पहले 4 टर्म्स देखते हैं, स्प्लैश, शीट, रिल और गली इरोजन। अगर हमें थोड़ा सा भी आइडिया है या हम थोड़ा सा भी आइडिया लगा सकते हैं वहां पे कि स्प्लैश क्या हो सकता है, शीट क्या हो सकता है, रिल क्या हो सकता है, तो हो सकता है हमारे ऑप्शंस में खुद ही सारी चीजें एलिमिनेट हो जाएं। जैसे कि इसमें हम देखेंगे, हमें सिर्फ पहले 2 का पता हो अगर सिर्फ, तो भी हमारा आंसर आराम से निकल आएगा। हमें 2 में निकाल लिया कि स्प्लैश पहले होता है या शीट पहले होता है, एंड उसके बाद हमें रिल और गली में अपने आप में आइडिया भी नहीं है कि कौन सा ज्यादा प्रोसेस में कौन सा पहले हो रहा है एंड ऑर्डर में कौन सा बाद में हो रहा है। स्टिल हम एक आइडिया जरूर लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। तो पहले देखते हैं स्प्लैश का क्या मतलब है। स्प्लैश का मतलब है, लेट से ये हमारा एक वो है, क्या नाम, ये हमारी लैंड है, एंड इस लैंड के ऊपर थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई, थोड़ी सी वाटर गिरी, एंड स्प्लैश मतलब ऐसे ऐसे थोड़ा सा हमारी जो सॉइल है इस डायरेक्शन में इधर उधर स्प्लैश हो गई, तो इससे हमारा जो है सॉइल इरोजन हो गया। तो सबसे इजी जो तरीका है सॉइल इरोजन का वो स्प्लैश इरोजन ही होता है। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं शीट इरोजन, शीट इरोजन का क्या मतलब है, जो पूरी की पूरी टॉप लेयर है हमारी, जैसे ये हमारी, हमने यहाँ पे देखी हमारी लैंड की जो टॉप लेयर है पूरी की पूरी टॉप लेयर ही उड़ के चली गई, जो बहुत ही लूज जो हमारा
टॉप लेयर है वो पूरी की पूरी जब हमारी चली जाती है तो उसको हम शीट इरोजन कहते हैं। जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, बहुत ज़्यादा थंडरस्टॉर्म की वजह से एकदम से क्लाउड बर्स्ट टाइप्स हो जाए, तो उससे हमारा शीट इरोजन होने का काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है। बेसिकली स्प्लैश में बहुत कम हमारी सॉइल इरोजन हुई, शीट में हमारी पूरी की पूरी टॉप लेयर उड़ गई, और टॉप लेयर उड़ने के बाद जब बेसिकली हमारे जो सॉइल में ऐसे पूरे के पूरे गड्ढे बनने लग जाते हैं, हमने देखा होगा कि एक पूरे के पूरे पानी को इरोड होने का, हमारी पूरी की पूरी टॉप सॉइल उड़ चुकी है। अब टॉप सॉइल उड़ने के बाद जो नीचे वाली लेयर है उसमें ऐसे पानी के जाने की ऑलरेडी जगह बनने लग गई हैं, जिससे पानी एक डेप्थ में जाके ट्रेवल करने लगता है, उसको हम रिल इरोजन कहते हैं। इसको याद करने का तरीका यही है कि जो रिल इरोजन है वो 0.3 मीटर से कम की डेप्थ तक रिल इरोजन कहा जाता है, और 0.3 मीटर से ज़्यादा को हम गली इरोजन कहते हैं। रिल इरोजन और गली इरोजन यही है, जब रिल इरोजन काफ़ी ज़्यादा होती जाती है, ये गड्ढे और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, ये और ज़्यादा डीप होते जाते हैं, तो पानी जो हमारे डाउनवर्ड स्लोप में एक गली सा फॉर्म कर लेता है कि पानी पूरे का पूरा काफ़ी बड़ी जगह से नीचे बहने लगे और हमारा वाटर इरोजन और ज़्यादा डीप होता जाए। तो हमारा आंसर जो है इसका ए है, ठीक है। स्प्लैश इरोजन ये हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा, शीट इरोजन हमने यहाँ पे देखा, रिल इरोजन हमने यहाँ देखा, और 0.3 मीटर से जब ज़्यादा हो जाए तो गली इरोजन हो जाता है। तो इस चीज़ को समझ लें, ऐसा क्वेश्चन कल को रिल इरोजन या गली इरोजन के बीच में डिफरेंस आ सकता है, या पूछा सेम क्वेश्चन भी रिपीट कर सकते हैं ऑर्डर डिफरेंट चेंज करके, तो ये अब आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। ए आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग्स द फॉलोइंग इंग्लिशमैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा हमारा स्टैटिक रिलेटेड है, हमें इसको याद करने की जरूरत है कि ये क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। जो हमारी भगवत गीता को इंग्लिश में सबसे पहले किस इंग्लिश मैन ने ट्रांसलेट किया? द आंसर इज चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, तो चार्ल्स विल्किंस थे जिन्होंने हमारे भगवत गीता को इंग्लिश में सबसे पहले ट्रांसलेट किया था। जो चार्ल्स विल्किंस थे, ही वॉज अ मेंबर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो फाउंडर थे वो थे विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स इज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एलेक्जेंडर कनिंघम और जॉन मार्शल भी हमारे उसमें काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। आप बताइए कि कनिंघम और जॉन मार्शल किस वजह से हमारी न्यूज़ में रहे हैं एंड किस वजह से हमारी हिस्ट्री बुक्स में बार बार आते हैं। इसको नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए एंड देखते हैं कि कितने बच्चों को याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर बी है, चार्ल्स विल्किंस। हमारी एनसीईआरटी में काफ़ी बार कनिंघम और जॉन मार्शल के बारे में तो बताया गया है, बट चार्ल्स विल्किंस के बारे में नहीं डायरेक्टली पूछा गया, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दो लिस्ट दी गई हैं हमारी लोकल विंड्स और रीजन से मैच करने के लिए कहा गया है। फोहेन हमने फिर भी पढ़ा है, बट बाकी जो हैं नई हैं हमारे लिए, काफ़ी स्टैंडर्ड बुक्स में ऐसे इजीली नहीं मिलती, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम। जो फोहन विंड्स है, लोकल विंड, वो किसके साथ मैच करती है? ये एल्प्स रीजन में पाई जाती है फोहन विंड, और ये वार्म एंड ड्राई विंड है हमारी एल्प्स रीजन की। ठीक है, सो ये इससे हमारा मैच हो जाता है। ये जनरली हमें पता होता है, अगर हम एलिमिनेट भी करें तो फर्स्ट और सी हमारा एलिमिनेट हो जाता है, सेकंड और डी वही हमारा बचता है। अब हम नेक्स्ट विंड पे आते हैं, समून विंड। समून विंड जो है, इसको दो तीन और नामों से भी जाना जाता है। समून विंड को जैसे इसको कहते हैं सिमोन या सिमून। ठीक है, ये जो विंड है ये काफ़ी ज़्यादा लोकल ड्राई एंड डस्टी विंड है। जहाँ पे भी डस्टी लोकल ड्राई विंड की बात हो, सिमून की बात हो, समून की बात हो, तो ये जनरली एक डेजर्ट एरिया की बात की गई है। एंड जो इनमें से डेजर्ट एरिया और जो ये विंड जनरली जो प्रेवेलेंट है वो है कुर्दिस्तान की तरफ। ठीक है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ को आप याद कर लें कि समून विंड जो है या सिमून विंड जो है वो हमारे कुर्दिस्तान में है। कुर्दिस्तान में जो डेजर्ट रीजन है उसमें ये ड्राई और डस्टी विंड पाई जाती है। जो सेंटा एंटा ये अभी हमारी न्यूज़ में थी, इसलिए ये क्वेश्चन भी लिया गया है
हमें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है। सेंटा एना जो हमारी विंड है, इट इज़ अ लोकल विंड ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, ये कैलिफोर्निया की विंड है। ये जो हमारे नॉर्थ अमेरिका में जो पहाड़ हैं, ये हमारा कैलिफोर्निया है, इस तरफ कैलिफोर्निया, और ये जो विंड है ये हमारे पहाड़ों से इस तरफ को टुवर्ड्स कोस्टल रीजन जाती है। एंड जो हमारे कोस्टल रीजन की तरफ, जो इंटीरियर से कोस्टल रीजन की तरफ हमारी जो सेंटा एना विंड जाती है, इट ब्रिंग्स वाइल्ड फायर्स। इट इज़ अ वेरी बिग रीजन ऑफ वाइल्ड फायर्स इन कैलिफोर्निया। लास्ट ईयर भी काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में थी, स्पेशली सदर्न कैलिफोर्निया में ये काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है कि जो हमारी कोस्टल एरिया की तरफ हमारी सेंटा एना विंड जो हमारी कैलिफोर्निया में जाती है, इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ क्या कहते हैं, वाइल्ड फायर्स इन द रीजन, एंड दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेविल्स विंड्स। ठीक है, डेविल्स विंड्स भी सेंटा एना को कहा जाता है। जो हमारी लास्ट विंड बचती है, हमारा आंसर तो आ गया बट इसको भी देख लेते हैं। जोंडा विंड जो है हमारी, ये अर्जेंटीना में है। ये लोकल नेम है इसी फोएन विंड का। जो हमने फोएन विंड देखी, वार्म एंड ड्राई विंड, सिमिलरली जोंडा जो है वो अर्जेंटीना का लोकल नाम है, लोकल विंड का नाम है जोंडा। तो हमने 4 विंड्स देखी। फोहन हमें पता होता है, समून हमने कुर्दिस्तान में देखी, सेंटा एना जो कैलिफोर्निया में है इंपॉर्टेंट विंड है, इसको अच्छे से पढ़ लें, एंड जोंडा हमारी अर्जेंटीना की लोकल विंड है। तो आंसर इसका जो है बी बनता है। फर्स्ट का डी, सेकंड और थर्ड का सामने सामने मैच था, एंड फोर्थ का ए। ठीक है, सो आंसर इज बी टू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। पिछले हमने 2-3 साल पहले भी देखे थे एजर्शन रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस कि काफ़ी इंपॉर्टेंट किस तरह से ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें आंसर चाहे पता हो, बट कभी कभी हमारी जो एजर्शन और रीजनिंग को समझने के चक्कर में हमारी गलती हो जाती है आंसर्स करेक्ट मार्क करने के लिए। अब इसको देखते हैं। चाहे ये हमारे एंशिएंट इंडिया का क्वेश्चन है। जो हमारा एजर्शन है वो क्या कह रहा है, हर्षवर्धन कन्वीन्ड द प्रयाग असेंबली। ठीक है, दिस इज करेक्ट। हर्षवर्धन ने प्रयाग असेंबली और कन्नौज असेंबली दोनों कन्वीन की थी। प्रयाग असेंबली उसने, तो यहाँ पे सिर्फ एजर्शन ये कह रहा है कि प्रयाग असेंबली। जो हमारा रीजन है, यहाँ पे रीजन क्या कह रहा है, ही वॉन्टेड टू पॉपुलराइज ओनली द महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। हमने अभी देखा एजर्शन ठीक है, एंड रीजन भी अपने आप में ठीक है कि ही ओनली वॉन्टेड टू पॉपुलराइज द महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। दो थे, हीनयान और महायान। ठीक है, वज्रयान बाद में आया है हर्षा के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसने महायान की बात की, महायान को पॉपुलराइज करने की ही बात कर रहा था बुद्धिज्म के हर्षा। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। रीजन इन इट सेल्फ इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट इसका जो वो है द रीजन जो है एजर्शन का, ये आपस में मैच नहीं करते। ठीक है, तो क्या रीजन है जो इसने यहाँ पे प्रयाग असेंबली की थी, प्रयाग असेंबली he wanted to popularize himself। ठीक है, जो प्रयाग असेंबली कंडक्ट की गई थी, प्रयाग असेंबली हर्षवर्धन ने अपने आप को पॉपुलराइज करने के लिए की गई थी, और जो महायान बुद्धिज्म को पॉपुलराइज करने के लिए की गई थी वो थी कन्नौज असेंबली। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स, कभी कभी क्या होता है कि हमने एक एजर्शन पढ़ा, हमें लगा रीजन इसका गलत है, एंड वी मार्क कि ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। नहीं, स्टेटमेंट्स दोनों अपने आप में ठीक हैं, स्टेटमेंट्स को इंडिपेंडेंटली पढ़ना है, एजर्शन पहले पढ़ना है, रीजन पहले पढ़ना है, और पहले रिलेशन ना निकालें। दोनों स्टेटमेंट्स को बिल्कुल इंडिपेंडेंटली पढ़ें। प्रयाग असेंबली अलग है, कन्नौज असेंबली अलग है, एंड रीजन किसी और का किसी और के साथ जोड़ के दिया गया है। सो द आंसर इज बी ओवर हेयर, दैट बोथ स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, सो एजर्शन रीजनिंग में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन फिर से अगर रिपीट होता है, पिछले कुछ सालों में एजर्शन रीजनिंग इतनी इजीली पिछले कुछ सालों में बल्कि रिपीट हुआ ही नहीं है एजर्शन रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन, बट यूपीएससी की अनप्रिडिक्टेबिलिटी का किसी को नहीं पता होता कब ऐसे क्वेश्चंस उठ के वापस आने लग जाएं। सो बी प्रिपेयर्ड, एजर्शन रीजनिंग को पहले इंडिपेंडेंटली दोनों स्टेटमेंट्स को देखें और फिर रिलेशन चेक करें कि क्या ये रिलेशनशिप कोई बन रहा है या नहीं बन रहा। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी। एक क्वेश्चन और देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये काफी इंफॉर्मेशन हैवी क्वेश्चन है, इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें कि क्या इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले क्या कह रहा है, इंडियाज फर्स्ट टेक्निकलर फिल्म
झांसी की रानी, दिस इज करेक्ट। टेक्निकलर फिल्म कौन सी होती है? टेक्निकलर फिल्म वो होती है जिसमें कलर मोशन पिक्चर्स का यूज किया जाता है। कलर मोशन पिक्चर्स, अब तो सारी फिल्म्स जो है कलर मोशन पिक्चर्स का यूज किया जाता है, बट जो पहली थी वो थी झांसी की रानी, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट। सेकंड है इंडिया फर्स्ट 3D फिल्म डियर कुचिट्टम, ये एक मलयालम फिल्म है। इसका जो मीनिंग है माई डियर लिटिल घोस्ट है ट्रांसलेशन। मलयालम फिल्म जो फर्स्ट 3D फिल्म थी, ठीक है, इंडिया की, इंडिया फर्स्ट 3D फिल्म इज माई डियर कुचिटम। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हमें याद होनी चाहिए बड़े अच्छे से कि पहली टेक्निकलर फिल्म कौन सी थी, पहली 3D फिल्म कौन सी थी और पहली इंश्योर्ड फिल्म कौन सी थी। ये भी करेक्ट है। ताल हमने काफियों ने हम में से देखी होती है ताल फिल्म, जो अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय बच्चन जी की है। तो ताल फिल्म के बारे में हमें पता है एंड इट वाज द फर्स्ट इंश्योर्ड फिल्म। तो हमने यहाँ पे 3 इन्फॉर्मेशंस देखी जो हमारे प्रीलिम्स में वापस रिपीट हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान से देख लें। जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट है दिस इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन हमारा नॉट करेक्ट पूछ रहा है, अगेन सिली मिस्टेक नहीं, यहाँ पे जैसे ही कुछ नेगेटिव आ रहा है उसको एनसर्कल कर लें, सिली मिस्टेक्स ना करें एंड नॉट को ही मार्क करें। इंडिया फर्स्ट एक्ट्रेस टू विन भारत रत्न वॉज मीना कुमारी, दिस इज इनकरेक्ट। मीना कुमारी ने कभी भी भारत रत्न नहीं जीता। देर आर ओनली 5 लेडीज इन टोटल। ये अभी जब वाजपेयी जी को अभी भारत रत्न मिला था तब ये न्यूज में था कि देर आर ओनली 5 लेडीज इन इंडिया जिनको आज तक भारत रत्न मिला है। फर्स्ट वॉज इंदिरा गांधी, बाकी 4 आप पढ़ें कौन सी हैं बाकी 4। फर्स्ट वॉज इंदिरा गांधी एंड 4 और कौन सी हैं उसको नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं जिससे बाकियों को भी नॉलेज हो, ठीक है। सो 5 लेडीज हैं इंडिया की जिनको आज तक भारत रत्न मिला है एंड दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट दैट इंडियाज फर्स्ट एक्ट्रेस टू विन भारत रत्न वॉज मीना कुमारी। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं यहाँ पे। आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन 1835। अब जो ऐसे स्टेटमेंट्स है काफी डेट रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, आपको एग्जैक्ट डेट याद नहीं होनी चाहिए बट एक आइडिया जरूर होना चाहिए। यूपीएससी जनरली डेट्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछता बट स्टिल एक आइडिया होना बहुत जरूरी है कि कौन सी डेट थी। वॉज इट 1835? नो, इट वॉज नॉट 1835 बट 1875। 1835 तो 1857 के रिवोल्ट से पहले की बात हो गई एंड आर्य समाज तो तब तक आया ही नहीं था। ओनली ब्रह्मो समाज वॉज एस्टैब्लिश्ड बिफोर 1835, ठीक है। सो 1875 में आर्य समाज को फाइंड किया गया था। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट, लाला लाजपत राय अपोज द अपील ऑफ आर्य समाज टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास इन सपोर्ट ऑफ इट्स सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम्स, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ आर्य समाज। Lala Lajpat Rai ji was a follower of Arya Samaj. So this statement is also incorrect. Now next statement, under Keshav Chandra Sen, the Brahmo Samaj campaigned for women's education. Yes, this is correct. Women's education was a big point in Brahmo Samaj and women education को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था ब्रह्मो समाज के अंडर। जो हमारा 4th पॉइंट है, विनोबा भावे फाउंडेड द सर्वोदय समाज। सर्वोदय का हमें काफ़ी अच्छा आइडिया है, ये गांधी जी का काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, सर्वोदय, वेलफेयर फॉर ऑल। एंड विनोबा भावे फाउंडेड द सर्वोदय समाज फॉर, सर्वोदय को अगर हम तोड़े, सर्व प्लस उदय, सबका उदय, वेलफेयर फॉर ऑल, ठीक है। सर्वोदय समाज टू वर्क अमॉन्ग रेफ्यूजीज। पार्टीशन के बाद विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना की थी ताकि ये रिफ्यूजीज में काम कर सकें। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो द आंसर इज डी। 3rd and 4th स्टेटमेंट्स आर करेक्ट टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? हड़प्पन सिविलाइजेशन, प्रिंटेड ग्रेवेयर, द कुशनास, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मुगल्स, अजंता पेंटिंग्स, मराठास, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। दिस इज डेफिनेटली इनकरेक्ट। काफ़ी इजी है ये 3rd को एलिमिनेट करना। जो हमारे मुगल्स थे और अजंता पेंटिंग्स थी वो बिल्कुल आसपास लेने देना भी नहीं था। ये एंशिएंट इंडिया के टाइम पे वाकाटाका किंग्स थे जो गुप्ता के साउथ में रहते थे, विंध्यास के नीचे, ठीक है। सो दे वर द वंस हु वर रिस्पॉन्सिबल जिनके टाइम पे
अजंता पेंटिंग्स बननी शुरू हुई थी, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसमें कंफ्यूज ना हुए, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे जो वो थे, क्या नाम क्या कहते हैं हम, पॉटरी थी, इट वाज नोन एज ब्लैक एंड रेडवेयर कल्चर, ठीक है। जो पेंटेड ग्रेवेयर है इट केम इन लेटर वैदिक एज, ये हमारा आयरन एज के साथ भी रिलेटेड है, ठीक है। सो दिस केम विथ आयरन एज पेंटेड ग्रेवेयर। एक चीज हम और समझ लेते हैं, एक हम क्रोनोलॉजी यहां पे पढ़ लेते हैं पॉटरी की। सबसे पहले आई ब्लैक एंड रेडवेयर, फिर आई हमारी पेंटेड ग्रेवेयर, और इसके बाद आई हमारी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो है ये नॉर्दर्न रीजन में जो हमारे काफ़ी सारे 16 महाजनपदास थे, 16 महाजनपदास, ये उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट थी, काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ब्लैक एंड रेड वेयर जो थी वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की थी, और 16 महाजनपदास के बीच में हमारी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर थी। इसके बीच में हमारी आती है पेंटेड ग्रे वेयर। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। कुशनास के टाइम पे गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट था, दिस इज करेक्ट। एंड जो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग है वो मराठास नहीं बल्कि मुगल्स के टाइम पे आई थी, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो आंसर जो हमारा निकल के आता है वो बी आता है। इसमें हमने सीखा कि काफ़ी हमारी जो पॉटरी है, कौन सी हमारी पॉटरी हड़प्पन के टाइम पे फेमस थी, एंड 3 की क्रोनोलॉजी क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज कॉल्ड बाबुल मक्का गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। जो स्टैटिक पार्ट है ये इजी है याद करने का तरीका। जो हमारा सूरत है, सूरत काफ़ी फेमस था हमारे मुगल पीरियड के टाइम पे, काफ़ी हमारा कंटेंशन में था। कैलिकट, बड़ोच और कैम्बे, इन तीनों से ज़्यादा सूरत, बल्कि हमारे मिडिवल टाइम से ही जो हमारा गुजरात का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट था यही था। इसको कैप्चर करना कहा जाता था कि हमने पूरे के पूरे गुजरात पे एक कब्जा कर लिया, ठीक है। तो सूरत का पोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था, एंड इट वाज अ गेटवे टू मक्का, गेटवे टू मक्का। दैट इज वाई इस पोर्ट को हम कहते थे बबूल मक्का, ठीक है। सो द आंसर इज, इसको याद करना जरूरी है, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो सकता है कि बबूल मक्का किस पोर्ट को कहा जाता था। द आंसर इज सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको यहां पे समझते हैं। साइंस का क्वेश्चन है, अ स्टिक इज डिप्ड इन वाटर इन द स्लैंटिंग पोजीशन। क्वेश्चन जब लेंथी हो तो पढ़ना ध्यान से और ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे, कौन से हमारे कीवर्ड्स हैं उसको हम मार्क कर लें। स्लैंटिंग पोजीशन में हमारी जो है स्टिक को उसको डिप किया गया है। इफ ऑब्जर्व्ड साइडवेज द स्टिक अपीयर्स शॉर्ट एंड बेंट एट द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, जब हम एक पानी के ग्लास में हम एक स्टिक को डिप करते हैं और साइडवेज देखते हैं, द स्टिक अपीयर्स शॉर्ट एंड बेंट एट द सरफेस ऑफ वाटर। ये हमारा पानी का ग्लास है, ठीक है, यहां पानी भरा हुआ है, ये हमारी हमने स्टिक डिप की। जब हमने ऐसे स्टिक डिप की और हमारी जो आई है अगर वो ऐसे है, ठीक है, अगर हम यहां से ऐसे देख रहे हैं, सो व्हाट इट इज सेइंग कि जो हमें जो ये स्टिक है ये हमें शॉर्ट और बेंट दिखाई देगी, ठीक है। शॉर्ट और बेंट दिखाई देने का मतलब ये हम अगर एक कॉइन डालें, कॉइन डाल के भी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हमने बचपन में काफ़ी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इट अपीयर्स शॉर्ट एंड बेंट। तो रीजन देखते हैं, द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टिक अंडरगोज स्कैटरिंग। अंडरलाइन कर लें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। स्कैटरिंग फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स गिविंग द स्टिक अ शॉर्ट एंड बेंट अपीयरेंस। दिस इज इनकरेक्ट। जो हम ये चीज पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अंडर रिफ्रैक्शन। ये जो हमारा फिनोमिना है इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, जब हमारी स्टिक ऐसे सीधी जाने की बजाय ऐसे थोड़ी सी बेंट हमें दिखाई देती है। दिस इज ड्यू टू चेंज इन मीडियम। जो हमारा रिफ्लेक्शन की जगह हमारा रिफ्रैक्शन होता है, डेंसर एंड नॉन लाइटर मीडियम के बीच में जब डिफरेंस होता है तो उस वजह से हमारा रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्रैक्शन होने लगता है, एंड इसीलिए हमारे इस एक्सपेरिमेंट में जो हमारी स्टिक है वो शॉर्ट और बेंट दिखने लगती है। सो दिस इज इनकरेक्ट एंड हमारा एजर्शन इज करेक्ट। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस 2001 ईयर के। ऐसे ही अपने प्रीलिम्स की तैयारी करते रहिए।
इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते रहिए ताकि रिवाइज करना बहुत जरूरी है, कुछ भी आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से छूटे ना। थैंक यू।